हम लोग बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान में तीसरे नंबर चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। और इस चैप्टर से संबंधित पिछले 3 वीडियो में हम आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर बताए हैं, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपके परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो यदि आप लोग पिछला तीनों वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और आज के इस वीडियो में हम आपको जितने सारे प्रश्न बताएंगे, सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि आज का यह क्लास जो है वह इस चैप्टर का सबसे अंतिम क्लास है, यानी कि इस क्लास में तीसरा नंबर चैप्टर आज समाप्त हो जाएगा। तो बस आप लोग ध्यान से देखिएगा, कंसंट्रेट होकर के देखिएगा, ताकि एक एक बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और हम भी कोशिश करेंगे कि आपको बहुत ही बारीकी से एक एक चीज़ को समझाएं। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले आज समझेंगे कि मानव मस्तिष्क क्या होता है, यानी कि मस्तिष्क का सचित्र वर्णन करेंगे, यानी कि चित्र के साथ हम आपको बताएंगे कि मस्तिष्क क्या होता है। तो यदि इस प्रकार का प्रश्न आपके परीक्षा में पूछ दिया जाएगा तो वह हर हाल में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा, यानी कि 5 नंबर वाला प्रश्न रहेगा। इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझिए, ध्यान से समझिए, ताकि परीक्षा में आपका 5 नंबर न छूटे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले मस्तिष्क के बारे में जानते हैं कि आखिर मस्तिष्क क्या होता है। तो आप लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में जो दिमाग होता है, जो मस्तिष्क होता है, वही हमारे शरीर के पूरे अंग को कंट्रोल करता है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जिस प्रकार से कंप्यूटर का दिमाग CPU को कहा जाता है, उसी प्रकार से हमारे शरीर का दिमाग जो है वह हमारे शरीर का जो CPU है वह मस्तिष्क है। यानी कह सकते हैं कि मस्तिष्क को पूरे शरीर का CPU भी कहा जाता है। अच्छा, आप लोग कंप्यूटर भी तो जरूर पढ़े होंगे। कितने लोगों को CPU का फुल फॉर्म मालूम है? जरा नीचे कमेंट करके बताइएगा कि CPU का फुल फॉर्म क्या होता है। तो चलिए फटाफट से आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइए कि CPU का फुल फॉर्म क्या होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि मस्तिष्क को पूरे शरीर का CPU भी कहा जाता है, जिसका औसत वजन 1400 ग्राम होता है। यदि आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो आप लोगों को बताना है 1400 ग्राम, ठीक है। लेकिन यदि इसका आयतन की बात किया जाए, यानी कि मस्तिष्क के आयतन की बात किया जाए, तो 1650 ml होता है। यह अत्यंत संवेदनशील एवं सफेद अंग का होता है। संवेदनशील कहने का मतलब बहुत ही ज़्यादा नाजुक होता है, यानी कि जो हमारा दिमाग है वह बहुत ही ज़्यादा नाजुक अंग है। इसीलिए आप लोग देखते हैं कि इस दिमाग को बचाने के लिए भगवान ऊपर से एक खोपड़ी दे दिए हैं, और खोपड़ी इतना कठोर है कि इस पर अगर हल्का फुल्का चोट भी लग जाए तो हमारा दिमाग जो है वह सुरक्षित रहता है। इसलिए हमारे शरीर के ऊपर, यानी कि हमारे सर के ऊपर में एक मजबूत खोपड़ी दिया रहता है, ताकि वह हमारे दिमाग की रक्षा कर सके। चलिए इसके बारे में आगे हम आपको बताते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा कि हमारे शरीर का जो सफ़ेद अंग होता है, जिसको दिमाग बोलते हैं, यह क्रेनियम भाग में स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है? तो क्रेनियम भाग में। मस्तिष्क के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, ध्यान रखिएगा। मस्तिष्क के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। यानी कि हमारा जो दिमाग है, आपको देखने में लगता है कि एक ही दिमाग है, लेकिन हमारे खोपड़ी के अंदर 3 दिमाग है, जिसमें एक दिमाग हमारे खोपड़ी के आगे होता है, यानी कि हमारे चेहरा की तरफ होता है। दूसरा दिमाग जो होता है वह बीचों बीच में होता है, और तीसरा दिमाग जो होता है वह सबसे पीछे होता है। और जो सबसे नाजुक दिमाग होता है, जो सबसे पीछे वाला ही होता है। इसलिए आप लोग देखते होंगे कि अगर किसी व्यक्ति को पिछले दिमाग पर, यानी कि गर्दन के ऊपर थोड़ा सा भी चोट लग जाता है तो वह आदमी बेहोश हो जाता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि जो हमारा पश्च मस्तिष्क होता है, यानी कि जो पीछे वाला मस्तिष्क होता है, यह सबसे ज़्यादा संवेदनशील होता है। तो उम्मीद करते हैं कि मस्तिष्क के बारे में यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि मस्तिष्क को पूरे शरीर का CPU भी कहा जाता है। अब चलिए हम आपको CPU का फुल फॉर्म बता देते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो जो भी स्टूडेंट सेंट्रल प्रोसेसिंग
यूनिट कमेंट किए थे उनका बिल्कुल सही जवाब है। ध्यान रखिएगा, हमारे दिमाग का औसत वजन 1400 ग्राम होता है तथा इसका आयतन 1650 ml होता है। यह अत्यंत संवेदनशील यानी कि बहुत ही ज्यादा नाजुक एवं सफेद अंग होता है जो क्रेनियम भाग में स्थित होता है। मस्तिष्क के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? तो 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अब आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो अग्र मस्तिष्क होता है इसको भी 2 भाग में बांटा जाता है। अब कौन कौन से 2 भाग में बांटा है यहां पर आप लोग ध्यान से देखिए। पहला होता है सेरिब्रम और दूसरा होता है डाइएनसिफेलॉन। ध्यान रखिएगा आप लोग, पहला का नाम है सेरिब्रम और दूसरा का नाम है डाइएनसिफेलॉन। तो चलिए हम लोग सबसे पहले सेरिब्रम के बारे में समझते हैं। और आप लोग ध्यान रखिएगा कि अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? तो अग्र मस्तिष्क के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि जो हमारा अगला दिमाग है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो अग्र मस्तिष्क होता है उसमें जो सेरिब्रम होता है इसे हम लोग प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सेरिब्रम को प्रमस्तिष्क भी कहा जाता है जो सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण भाग होता है। इसकी संरचना बहुत ही ज्यादा जटिल होती है। इसे ज्ञान, बुद्धि, चतुराई, याददाश्त, योजना बनाने का केंद्र बिंदु माना जाता है। यदि आप लोग किसी प्रकार का कोई योजना बना रहे हैं, कुछ याद कर रहे हैं, अपना दिमाग लगा रहे हैं, यदि आप लोग पढ़ करके ज्ञान को बढ़ा रहे हैं तो यह कहां पर जाकर के जमा हो रहा है? तो यह सेरिब्रम में जाकर के जमा हो रहा है, यानी कि जो हमारा अग्र मस्तिष्क है उसमें जाकर के जमा हो रहा है। ऐसे आप लोग जानते होंगे कि हम लोग कुछ भी पढ़ते हैं तो वह हमारे पिछले हिस्से में चला जाता है। तो चलिए हम लोग उसके बारे में भी आगे आपको बताएंगे। आप लोगों को पूरा पता चल जाएगा कि हमारे मस्तिष्क का क्या क्या कार्य है, कितने प्रकार के मस्तिष्क होते हैं और जितने भी प्रकार के मस्तिष्क होते हैं, यानी कि तीनों मस्तिष्क के बारे में पूरे विस्तार से आज आपको जानकारी मिलेगा। तो चलिए यहां पर सेरिब्रम के बारे में तो आप लोग समझ गए कि सेरिब्रम को प्रमस्तिष्क कहते हैं। यह हमारे शरीर का या फिर हमारे दिमाग का सबसे महत्वपूर्ण भाग और सबसे बड़ा भाग होता है, जिसकी संरचना बहुत ही ज्यादा जटिल होती है। और यह किस चीज में मदद करता है? तो योजना बनाने में, चतुराई करने में, ज्ञान बढ़ाने में, बुद्धि बढ़ाने में इसका मुख्य कार्य होता है, यानी कि इसका केंद्र बिंदु माना जाता है। अब उसके बाद दूसरा हम आपको बताएं, जो अग्र मस्तिष्क है उसका दूसरा पार्ट बताएं, डाइएनसिफेलॉन। ध्यान रखिएगा, दूसरा क्या है? डाइएनसिफेलॉन। तो ध्यान रखिएगा कि इसके तहत थैलमस एवं हाइपोथैलमस ग्रंथि पाई जाती है। यानी कि जो डाइएनसिफेलॉन है इसमें 2 प्रकार के ग्रंथि पाई जाती है, जिसमें पहला है थैलमस और दूसरा है हाइपोथैलमस। ध्यान रखिएगा, जो हाइपोथैलमस होता है वह भूख, प्यास, घृणा, क्रोध, प्यार का अनुभव कराता है। यानी आपके दिमाग में यदि लग रहा है कि हमें भूख लगा है, प्यास लगा है, हमको गुस्सा आ रहा है, इस चीज से हमको घृणा हो रहा है, उससे हमको प्यार हो रहा है, तो यानी यहां पर जितने सारे भी अनुभव होते हैं, प्यार का, घृणा का, क्रोध का, भूख का, प्यास का, यह सब कहां होता है? तो हाइपोथैलेमस में होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि अग्र मस्तिष्क में होता है। तो अग्र मस्तिष्क के बारे में तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए कि अग्र मस्तिष्क को 2 भागों में बांटा गया है, सेरिब्रम और डाइएनसिफेलॉन। चलिए अब हम लोग मध्य मस्तिष्क के बारे में पढ़ते हैं कि मध्य मस्तिष्क क्या होता है। बस आप लोग ध्यान से समझिए, मध्य मस्तिष्क यानी कि जो बीच में हमारा दिमाग स्थित होता है उसको मध्य मस्तिष्क कहते हैं। कह रहा है कि यह मस्तिष्क का सबसे छोटा हिस्सा होता है, यानी कि जो अगला वाला भाग होता है वह सबसे बड़ा भाग होता है और जो बीच वाला भाग होता है, जो मध्य मस्तिष्क होता है, यह सबसे छोटा हिस्सा होता है। इसका प्रमुख कार्य देखना एवं सुनना जैसी क्रियाओं का नियंत्रण करना होता है। यानी कि अगर हम लोग किसी चीज को देख रहे हैं या किसी चीज को सुन रहे हैं तो वह हमारे दिमाग में कहां पर जाएगा? तो मध्य मस्तिष्क में जाएगा। यानी कि हम आपको पिछले क्लास में बता रहे थे कि मेरु रज्जु से होते हुए हमारे दिमाग तक जाता है, तो दिमाग के कौन से हिस्से में जाता है? तो मध्य मस्तिष्क में जाता है। और मध्य मस्तिष्क का काम होता है देखना और सुनना, और यह सबसे छोटा मस्तिष्क होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। तो मध्य मस्तिष्क के बारे में भी आप लोग समझ गए। उसके बाद तीसरा होता है पश्च मस्तिष्क, यानी कि पीछे वाला मस्तिष्क। आप लोग ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि इसका निर्माण सेरिबलम, बोन्स तथा मेडुला के मिलने से होता है। यानी कि यह वाला जो मस्तिष्क है, जो पिछला मस्तिष्क है, इसमें सेरिबलम भी मिला होता है, बोन्स मिला होता है और मेडुला के तीनों के मिलने से पश्च मस्तिष्क का निर्माण होता है। और ध्यान रखिएगा, यह हमारे शरीर को संतुलन बनाए रखता है। यानी कि जो सेरिबलम होता है, इसके बारे में बोला जा रहा है कि सेरिबलम का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर को संतुलन बनाए रखना। और हमारे शरीर में जितने सारे भी अनैच्छिक
अनैच्छिक क्रिया होता है। अनैच्छिक क्रिया मतलब खांसना, छींकना, आंख का पलक झपकाना, डरना, इस प्रकार से जितने सारे भी अनैच्छिक क्रिया होता है इसका नियंत्रण कौन करता है? तो पश्च मस्तिष्क ही करता है, यानी कि जो हमारा पिछला मस्तिष्क है वही करता है। और जैसा कि हम आपको शुरू में ही बताए कि जो हमारा पिछला मस्तिष्क होता है यह सबसे ज़्यादा नाजुक होता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होता है। अगर किसी व्यक्ति को पीछे से हल्का सा भी चोट करके मार दिया जाए तो वह व्यक्ति बेहोश हो जाएगा या फिर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए कभी भी किसी भी आदमी के पिछले दिमाग पर चोट नहीं लगाना चाहिए, यानी कि उसे नहीं मारना चाहिए, नहीं तो कुछ भी घटना घट सकता है। तो यहाँ पर हम आपको मस्तिष्क के बारे में एक एक चीज बता दिए। मस्तिष्क के बारे में बस इतना ही पढ़ना है कि 3 प्रकार के मस्तिष्क होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। और यहाँ पर 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा कि जिसका औसत वजन कितना होता है, यानी कि हमारे मस्तिष्क का औसत वजन तो 1400 ग्राम और आयतन कितना होता है तो 1650 ml होता है, ध्यान रखिएगा। 3 प्रकार के मस्तिष्क होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तीनों के बारे में बता दिए। अग्र मस्तिष्क को 2 भागों में बांटा जाता है, सेरिब्रम और दूसरा डायेनसिफेलॉन। इसके अलावा हम आपको मध्य मस्तिष्क के बारे में बताए और तीसरा बताए पश्च मस्तिष्क यानी कि पिछला मस्तिष्क। तो उम्मीद करते हैं कि मस्तिष्क के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यहाँ पर इसी प्रकार से फिगर बनाया हुआ है, लेकिन ऐसे ही हम यह फिगर बना दिए हैं, आप लोग अच्छे तरीके से किताब से देख करके आप लोग फिगर बना लीजिएगा। चलिए, यहाँ पर कुछ चीज लिखा हुआ है, इसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। यह चीज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। कह रहा है कि आपातकालीन हार्मोन किसे कहा जाता है? आपातकालीन हार्मोन किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा कि एड्रिनल हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। उसके बाद दूसरा है कि अधिवृक्क के नाम से किसे जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा कि अधिवृक्क के नाम से एड्रिनल हार्मोन को ही जानते हैं। और उसके बाद तीसरा है कि अधिवृक्क के बाहरी भाग को, ध्यान रखिएगा, अधिवृक्क के बाहरी भाग को एड्रिनल कॉर्टेक्स, यानी कि जो एड्रिनल होता है हमारे शरीर में उसके बाहरी भाग को एड्रिनल कॉर्टेक्स बोलते हैं, और जो अंदर वाला भाग होता है उसको एड्रिनल मेडुला बोला जाता है। तो बाहर वाले भाग को कॉर्टेक्स और अंदर वाले भाग को मेडुला, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि मानव मस्तिष्क के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब इसके बाद अगला प्रश्न है कि एड्रिनल हार्मोन रुधिर में मिल जाता है तो शरीर में क्या अनुक्रिया होती है? अभी हम आपको एड्रिनल हार्मोन के बारे में बताए, यहाँ पर कहाँ पर बताए? अभी हम आपको यहाँ पर बताए कि एड्रिनल हार्मोन किसको बोलते हैं, तो आपातकालीन हार्मोन को ही हम लोग एड्रिनल हार्मोन बोलते हैं। तो कह रहा है कि यदि एड्रिनल हार्मोन हमारे रुधिर में मिल जाए तो शरीर में क्या अनुक्रिया होगा? तो आप लोग ध्यान से समझिए। कह रहा है कि इसे आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है, जो कि अभी हम आपको बताए, जिसका निर्माण शरीर में डर, भय, क्रोध, आवेश की स्थिति में उत्पन्न होता है। यानी कि जब हम लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा में होते हैं, जब हम लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं, तब हमारे शरीर में जिस हार्मोन का निर्माण होता है उसी हार्मोन को हम लोग एड्रिनल हार्मोन कहते हैं। यानी कि जब हम गुस्सा में होते हैं, डर में होते हैं, भय में होते हैं, क्रोध में होते हैं, तब हमारे शरीर में एड्रिनल हार्मोन का निर्माण होता है, जिसके कारण हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाता है, श्वसन दर बहुत तेज हो जाता है और रुधिर का प्रवाह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी कि हमारा बीपी भी हाई हो जाता है, जिसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं। हमारे जो दिल का धड़कन होता है वह भी बढ़ जाता है और श्वसन दर भी तेज हो जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यदि हम लोग कहीं पे जाते हैं और बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, ठीक है, अगर हम लोग अंधेरे में कहीं पे जा रहे हैं और एकाएक कुछ ऐसा दिखाई पड़ जाता है जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, तो क्या होता है? हमारा धड़कन तेज हो जाता है, हम लोग जोर जोर से सांस लेना शुरू कर देते हैं, हमारे शरीर में जो रुधिर का प्रवाह होता है यानी कि जो ब्लड प्रेशर होता है वह बढ़ जाता है। तो यह किसके कारण हो रहा है? तो यह एड्रिनल हार्मोन के कारण हो रहा है। और मांसपेशी में ऑक्सीजन की आवश्यकता अधिक होने लगती है, इसे अधिवृक्क भी कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग भली भांति समझ गए होंगे कि यदि एड्रिनल हार्मोन हमारे रुधिर में मिल जाए तो क्या होगा। सबसे पहले क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो आपको यह जानना है कि आखिर एड्रिनल हार्मोन का निर्माण कब होता है। तो जब हम लोग भय में होते हैं, डर में होते हैं, क्रोध में होते हैं, तब हमारे शरीर में एड्रिनल हार्मोन का निर्माण होता है। और जब एड्रिनल हार्मोन का निर्माण होता है तो इससे क्या होता है? तो हृदय की धड़कन बढ़ जाता है, श्वसन दर बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर यानी कि जो रुधिर का प्रवाह होता है वह बढ़ जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि यह वाला प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे कि एड्रिनल हार्मोन रुधिर में मिलता है तो क्या होता है। अब चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है कि अत्यधिक व्यायाम करने से खिलाड़ी के शरीर में क्रैम्प या थकावट क्यों होता है?
यदि आप लोग कहीं पर भी खेलने जाते होंगे और लगातार 2 घंटा 3 घंटा खेल लेते हैं तो आप लोग बोलते होंगे कि बहुत ज़्यादा थक गए, यानी कि बहुत ज़्यादा थकावट हो गया। तो इसी चीज़ को यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यदि कोई खिलाड़ी अत्यधिक खेल लेता है या फिर कोई अधिक व्यायाम कर लेता है तो उसे थकावट क्यों हो जाता है। तो चलिए इसका जवाब हम लोग लिखेंगे। कह रहा है कि अत्यधिक व्यायाम करने से खिलाड़ी के शरीर में थकावट या क्रैम्प महसूस होता है। इस क्रिया के दौरान शरीर में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, जिसके कारण ग्लूकोज का अणु टूटकर लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। यानी कि हमारे शरीर में जो ग्लूकोज का अणु होता है वह धीरे धीरे टूटने लगता है। जब हम लोग थकान महसूस करते हैं, जब हम लोग थक जाते हैं तो क्या होता है, ग्लूकोज का अणु टूटने लगता है, और जब ग्लूकोज का अणु टूटता है तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है और यह शरीर के विभिन्न हिस्सा में संग्रह हो जाता है। यानी कि यह जो लैक्टिक अम्ल है हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सा में जहां तहां जाकर के जम जाता है, यानी कि जहां तहां जाकर के बैठ जाता है, और यही लैक्टिक अम्ल के कारण हमें थकावट महसूस होता है। तो उम्मीद करते हैं कि यह वाला प्रश्न भी आप लोग समझ गए होंगे कि अत्यधिक व्यायाम करने से खिलाड़ी के शरीर में थकावट क्यों होता है। तो आपको हम अभी बताएं कि ज़्यादा व्यायाम करने से या फिर हम लोग ज़्यादा थक जाते हैं तो हमारे शरीर से ग्लूकोज का जो अणु होता है वह टूटना शुरू हो जाता है, और ग्लूकोज का अणु टूट करके क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है, और यही लैक्टिक अम्ल हमारे शरीर में जहां तहां जाकर के जमा हो जाता है, जिसके कारण हमें थकावट महसूस होता है। तो यह वाला प्रश्न भी आप लोग समझ गए। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, पहले भी बहुत बार पूछा गया है। अब चलिए अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, जो कि सबसे अंतिम प्रश्न है इस चैप्टर का। कह रहा है कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों बोला जाता है। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा कि मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को बोला जाता है। तो आपको बताना है कि पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिर पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों बोलते हैं। मास्टर कहने का मतलब हो रहा है कि लगता है कि सब कुछ जानता है, क्योंकि जो सब कुछ जानता है उसी को मास्टर बोला जाता है ना। जैसे हम आपको अभी पढ़ा रहे हैं तो हम आपको हिस्ट्री भी पढ़ाते हैं, सिविक्स भी पढ़ाते हैं, साइंस भी पढ़ाते हैं, हिंदी भी पढ़ाते हैं, संस्कृत भी पढ़ाते हैं, तब आप हमको मास्टर बोल रहे हैं कि तब हमारे यह टीचर हैं। यानी कि यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सीन होगा, तब इसको मास्टर ग्रंथि बोला जा रहा है। तो चलिए हम लोग समझते हैं इसके बारे में। कह रहा है कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि यह शरीर के अंदर होने वाली अनेक प्रकार की क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अभी हम आपको बताएं कि जो मास्टर होता है वह बहुत सारा काम करता है। तो यहाँ पर जो पीयूष ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, तो मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, क्योंकि यह हमारे शरीर में अनेक प्रकार की क्रियाओं का नियंत्रण करता है। जैसे जल का संतुलन, यानी कि हमारे शरीर में जल का कमी हो रहा है तो इसको यह संतुलित करेगा। ताप का संतुलन करेगा कि ज़्यादा ताप न बढ़ जाए, नहीं तो अगर ज़्यादा ताप बढ़ जाएगा तो फिर हम लोगों को बुखार लग जाएगा। अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन का भी नियंत्रण करता है। यानी कि हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथि से जो हार्मोन रिलीज होता है, जो हार्मोन निकलता है, उस पर भी यह कंट्रोल करता है। तो इसलिए आप लोग समझ रहे हैं कि क्यों पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि यह बहुत सारा काम कर रहा है। जल का संतुलन कर रहा है, ताप का संतुलन कर रहा है, हार्मोन का संतुलन कर रहा है, तो इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। और ध्यान रखिएगा आप लोग कि मास्टर ग्रंथि को सबसे छोटी ग्रंथि बोला जाता है। यानी कि जो मास्टर ग्रंथि होता है यह शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है, जिसकी संरचना एक मटर के दाने के जैसा होता है। याद रखिएगा, यदि आपसे कोई पूछ देगा कि हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है, तो आप लोगों को बताना है कि पीयूष ग्रंथि यानी कि मास्टर ग्रंथि, जो कि एक छोटे से एक मटर के दाने के जैसा होता है। समझिए कि एक मटर के दाने जितना छोटा है, मात्र इतना छोटा है, लेकिन काम इसका कितना बड़ा है। इतना छोटा होते हुए भी यह जल को संतुलित कर लेता है, ताप को संतुलित कर लेता है, हार्मोन को संतुलित कर लेता है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। तो कह रहा है कि यह शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है, जिसकी संरचना एक मटर के दाने जैसा होता है, और जिसका वजन कितना होता है, तो 0.6 ग्राम होता है। यानी कि 1 ग्राम भी नहीं होता है। आप लोग देखिए यहाँ पर 0.6 ग्राम। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि जो पीयूष ग्रंथि होता है यानी कि जो मास्टर ग्रंथि होता है उसका वजन कितना होता है, तो आप लोगों को बताना है 0.6 ग्राम। जो अग्र
मस्तिष्क के पिछला हिस्सा हाइपोथैलेमस से जुड़ा होता है। अभी हम आपको बताएं कि पिछले हिस्से में हाइपोथैलेमस पाया जाता है और हाइपोथैलेमस से ही जुड़ा होता है हमारा यह मास्टर ग्रंथि। और ध्यान रखिएगा कि पीयूष ग्रंथि को भी 3 भागों में बांटा गया है। पीयूष ग्रंथि को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है अग्रपिंडक, दूसरा है मध्य पिंडक और तीसरा है पश्च पिंडक, यानी कि आगे वाला पिंडक, बीच वाला पिंडक और सबसे पीछे वाला पिंडक। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों बोलते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि यह हमारे शरीर में जल का नियंत्रण करता है, दूसरा हमारे शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करता है, उसके बाद तीसरा कि यह हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन का भी नियंत्रण करता है। तो इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। इसका वजन कितना होता है? तो 0.6 ग्राम होता है। साइज कितना बड़ा होता है? तो एक मटर के दाने के जैसा होता है। यह हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। तो इस प्रकार से इसके बारे में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यह हमारे इस चैप्टर का सबसे आखिरी प्रश्न था, यानी कि यहाँ पर आपका यह चैप्टर क्या हो गया? द एंड हो गया, यानी कि समाप्त हो गया। इस चैप्टर में जितने सारे भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपको हम बता दिए। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो कि इस चैप्टर से बाहर का पूछा जाएगा, यानी कि अगर इस चैप्टर से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाएगा तो इतना में से ही पूछा जाएगा जितना हम आपको पिछले 4 पार्ट में बता दिए। तो यदि आप लोग अच्छे तरीके से चारों पार्ट को देख लेते हैं तो फिर इस चैप्टर से संबंधित एक भी प्रश्न आपसे परीक्षा में नहीं छूटेगा। और अगले क्लास में इस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम आपको कंप्लीट करा देंगे। तो यह वाला वीडियो आपको कैसा लगा फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए। और यदि आपको अच्छा लगा है तो जल्दी से आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं जिससे हमें अंदर से मोटिवेशन नहीं मिल पाता है। तो लाइक करिए और जम करके कमेंट करिए ताकि हमको भी लगे कि नहीं, जो हम पढ़ा रहे हैं उसका स्टूडेंट के प्रति रिस्पॉन्स है, यानी कि जो स्टूडेंट है इसका रिस्पॉन्स ले रहा है, स्टूडेंट इसको अपना दायित्व समझ रहा है, तब हमको भी ज़्यादा पढ़ाने में मन लगेगा। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।